अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो ऑफिस के दरवाजे में खड़ा था। जो कदो कदामत का बड़ी बड़ी मूँछों वाला कोई 35 से 40 साला आदमी, काले पेंट कोट में मलबूस, सीने पे मोहम्मद नाम का सुनहरी बैज सजाए, एक हाथ में एक डायरी और दूसरे में 2 मोबाइल थामे वो अंदर आने के लिए मेरी इजाज़त का मुंतज़िर था। कुछ ही देर पहले मुझे मुलाजिम ने इत्तला दी थी कि इस CEO से ऑफिस से कोई मिलने आया है। मैंने मुलाजमीन को पाबंद कर रखा था कि बाहर से कोई भी विज़िटर आए तो उसे सीधा ऑफिस में ना भेजा जाए, बल्कि पहले मुझे मुतला किया जाए ताकि मैं नकाब कर लूँ। इसलिए उस बंदे का मुख्तसर तारुफ मुझे मुलाजिम की ज़ुबानी पहले ही पहुँच चुका था, लिहाजा मैंने उसका तारुफ पूछे बगैर ही उसे एक ऑफ़िसर की तरह ट्रीट करते हुए आइए सर कहते हुए सोफ़े पे बैठ जाने का इशारा किया। वो शुक्रिया अदा करते हुए सारी सीटें छोड़कर ऑफिस टेबल की दाएं जानिब सबसे पहली सीट पर आकर बड़ा जमान हो गया। उसकी ये बेतकल्लुफ़ी मुझे थोड़ी सी अजीब तो लगी। खैर मैंने नज़रअंदाज कर गई। फिर वो अलैक सलैक के बाद खुद ही अपना तारुफ करवाने लगा, जिसमें उसने ख़ुद को CEO का सेक्रेटरी होने के अलावा CEO का भांजा और दामाद भी ज़ाहिर किया। आने का मकसद दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि वो हाल ही में बॉर्डर लाइन पर शहीद होने वाले पाकिस्तानी फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिल्वर स्पून में एक फ़ंक्शन मुनक्किद करवा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए वो तमाम गवर्नमेंट इदारों के सरबराहान को मदऊ करने आया है। मैंने सराहते हुए कहा, लाएँ फिर इनविटेशन कार्ड। मेरी इस बात पर वो थोड़ा तज़बज़ब का शिकार तो हुआ, लेकिन फ़ौरन ही संभलते हुए बोला, दरअसल मेरी जीप रास्ते में ख़राब हो गई थी। वो मैंने वर्कशॉप पे खड़ी की और उनसे मोटरसाइकिल उधार लेकर इधर आ गया। कार्ड्स तो जीप में ही रह गए। इस ख़राब रास्ते पर गाड़ी ख़राब हो जाना एक आम सी बात थी, इसलिए मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। बातों में उसने मुझे अपनी 5वीं बहन भी कह दिया, क्योंकि उसकी 4 माँ जाई बहनें तो पहले से मौजूद थी। फिर उसने अपनी 5वीं बहन यानी मुझसे अपने भाई के कार खैर में हिस्सा डालने की दरख्वास्त की और साथ ही अपनी डायरी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिस पर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तरफ से कई हज़ार डोनेट करने की तफसील बमा उनके साइन दर्ज थे। मुझे तो पहले ही हर पाकिस्तानी की तरह अफवाज पाकिस्तान से ख़ास उनसियत है। मैं भला फ़ौज के लिए कुछ डोनेट करने से कैसे इनकार कर सकती थी, इसलिए मैंने इनकार नहीं किया। लेकिन इस वक्त मेरे पास कैश रकम के तौर पर ज़रूरत के कोई 2-3 हज़ार ही मौजूद थे। मैंने शर्मिंदा होते हुए उससे माजरत की कि इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कल आ जाइएगा, मैं ज़रूर इस कार खैर में अपना हिस्सा डालूँगी। उसी असना में एक मुलाजिम ऑफिस के दरवाजे पे आया और मुझे बाहर आकर बात सुनने का इशारा करने का लगा। मैंने उस आदमी को दोबारा माजरत के साथ उसकी डायरी वापस थमाई और जैसे ही बाहर जाने के लिए खड़ी हुई तो वो भी खड़ा हो गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो टेबल के साथ बड़े सोफ़े पे बैठा था, सो उसके खड़े होने से मेरा बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। यानी अब वो मेरा रास्ता रोके खड़ा था और दोबारा से डायरी मेरे सामने रखकर कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करने की दरख्वास्त कर रहा था। इधर मुलाजिम मुझे मुसलसल जल्दी बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैंने सूरत हाल को बिल्कुल भी ना समझते हुए बैग में से 1000 रुपये निकाल कर उसे थमाए और डायरी पर अंदराज करके बाहर निकल गई। वो अभी ऑफिस में ही खड़ा था। जैसे ही मैं बाहर आई, मुलाजिम ने मुझे सरगोशी के अंदाज में बताया, बाजी अब ए बंदा फराडिया जे, इसे ऑफिस चों फ़ोन करके पता किया उथे CEO दा कोई भतीजा कम नहीं करदा। फरासी ACO ऑफिस फ़ोन किया, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ चों पैसे लेके गया है, इनू बिठा के रखो, असी पुलिस नू फ़ोन कर दिता है। मुलाजिम ने एक ही सांस में मुझे मेरे तीनों मुलाजमीन की जानिब से की जाने वाली सारी कार्रवाई बता दी, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी बस देख रही थी कि अब मैं क्या करूँ। बाजी तुसी बस उन्होंने 5-10 मिनट होर गला विच ला के रखो, पुलिस पहुंचने वाली होनी। लेकिन भाई मैं तो उसे अल्लाह हाफिज़ कर आई, वो तो बस निकलने ही वाला होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कहते मैं पास खड़ी एक टीचर ने खुद ही उसके बहरूपिया को बातों में लगाए रखने की हामी भर ली, जो मुझे और भाई को बातें करते देखकर क्लास से बाहर आकर हमारी बातें सुन रही थी। हमें इस टीचर की इस खूबी पर बिल्कुल कोई शक नहीं था, क्योंकि उसके सामने वाली क्वालिटी सीधी बातों में उलझाए रखने की आदत ये एक मनी धनी बात थी। ऑफिसर्स खुद होते थे कि ये टीचर इतनी बातें करती है कि अगले बंदे की मत मार देती है, उसे समझ ही नहीं आती कि वह क्या करने आया था।
बस फिर मैंने उस टीचर की ऑफ़र को फ़ौरी तौर पर कबूल किया और उसे लेकर ऑफ़िस में आ गई, जहाँ वो बहरूपिया खड़ा मेरी कुर्सी और मेज़ की तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ था। मुझे देखकर बोला, मैंने हर डोनेशन देने वाले ऑफिसर की तस्वीरें ली हैं। आप बापर्दा बहन हैं, इसलिए मैंने आपकी तस्वीर नहीं मांगी बल्कि खाली कुर्सी की तस्वीर ले ली है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और मसरूफ़ था। मैं उसकी बात को सुनी अनसुनी कर गई, जबकि टीचर ने अंदर जाते ही उस पर सवाल दागना शुरू कर दिया और मैं खामोशी से बैठकर उस आदमी को टीचर को अपनी छठी बहन बनाते देखती रही। टीचर ने उस आदमी को कोई 10 मिनट बातों में लगाए रखा कि आखिरकार वो बेचारा ज़बरदस्ती माजरत करते हुए ऑफिस से निकल गया कि उसे और भी बहुत से स्कूलों में जाना है। मैं और टीचर भी उसके निकलने के फ़ौरन बाद ही बाहर निकल गए। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, एक पुलिस वाले ने उससे 2-3 करारे थप्पड़ रसीद करते हुए उसका तारुफ पूछा, तो वो फ़ौरन ही उस CEO के दामाद से अचानक साथ वाले गाँव का रहायशी एक मुलाजिम बन गया। तीनों मुलाजिमीन ने बाहर निकल कर गेट बंद कर दिया, जबकि मैं और बाकी टीचर्स गेट के दरवाज़ों में से बाहर उसको कुट पड़ती देख रही थी। चंद मिनटों में ही गांव के बहुत से लोग जमा हो चुके थे। पुलिस वालों ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसे गाड़ी में डाला और थाने ले गए। तीनों मुलाजिमीन ने गांव वालों को स्कूल से बाहर ही डील कर लिया और बहरूपिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन स्कूल में ना घुसने दिया। कोई 10-15 मिनट बाद पुलिस फिर हमारे गेट पर मौजूद थी। मुलाजिम ने आकर मुझे इत्तला दी कि SHO साहब आए हैं, आपको इस बंदे पर केस करवाना होगा। हम तीनों गवाह बनेंगे। गांव वालों का दबाव है, आप परेशान ना हो। SHO साहब से बात हो गई है, आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, सारी कार्रवाई यहीं से हो जाएगी। फिर कोई 8-10 पुलिस वाले अंदर आए, ऑफिस का नक्शा बनाया, सारी कार्रवाई नोट की कि मुझसे एक दरख्वास्त लिखवाई, चारों के साइन लिए और चले गए। अगले दिन मुलाजमीन थाने से ताज़ा तरीन सूरत हाल की खबरें लेकर, जिनके मुताबिक वो बंदा एक आदिया मुजरिम था और उसके पास मौजूद तमाम चीज़ें मसलन मोबाइल और बाइक वगैरह भी चोरी की थी। मुलाजिम ने मज़ीद बताया कि उसे अच्छी खासी फेंटी भी लगाई गई है और उससे आपका 1000 रुपया भी ले लिया गया है। जब मैंने अपने पैसे मांगे तो मुलाजिम ने कहा, देखिए बाजी, पैसे तो अब आपको नहीं मिलने, क्योंकि मेरे इतने इशारे करने के बावजूद भी आपने उसे 1000 रुपये थमा दिए। बस अब आप समझे कि आपके पैसे फ़ौज को पहुंच गए। अब हम इन पैसों के समोसे और दही वड़े खाएंगे। इस फैसले में मेरा पूरा स्टाफ उसके साथ शामिल था। तो मैंने भला क्या कर सकती थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल ख्वारी तो यहाँ से शुरू होती है। कुछ दिन तक तो उस मामले को लेकर गर्मा गर्म रही। 1-2 बार उसके गांव से पैगाम भी आए कि मैडम केस वापस ले लें, वरना मैंने भी कह दिया जिसने जो करना है कर ले, मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। फिर पता नहीं पैगाम आने बंद हो गए या मुलाजमीन ने मुझ तक पहुँचाना बंद कर दिया। अल्लाह जाने। कुछ महीनों बाद मुझे एक पुलिस वाले का फ़ोन आया कि मैडम केस की हायरिंग आपको फ़लाँ तारीख को अदालत आना पड़ेगा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि आते मैं अपनी जानू से आपा पा लिया। खैर, अब जाना तो था ही, लेकिन कोर्ट कचहरी के नाम से एक अजीब सा खौफ भी आ रहा था। भला मेरे भाई जो मेरे साथ खड़ा हुआ, मैं भाई के साथ ही अदालत पहुंची। वहां पुलिस के साथ वो बंदा भी मौजूद था। बेचारे की बड़ी ही बुरी हालत थी, शेर से चूहा बन चुका था। उसे देखकर मुझे बेख्तियार उस पर तरस आया। फिर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से हायर्ड वकील से मिलवाया गया। मैंने उसे सारी रोदात सुनाई। उसने यकीन दहानी कराई कि केस 1-2 हियरिंग्स में ही क्लियर हो जाएगा, फ़िक्र की बात नहीं है। मैंने बताया, मैं फैसलाबाद से हूँ और मुझे तांदलियान वाला आना पड़ रहा है। मेहरबानी होगी अगर यह मामला जल्दी निमट जाए तो। मुस्कुराकर कहता है, ऐसे कामों में फिर थोड़ी बहुत ख्वारी तो होती ही है। फिर मुझे कमरा अदालत में बिठा दिया गया। अभी जज साहब नहीं पहुँचे थे, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। इतने में मेरे पास 2 औरतें आई। रस्मी सी अलेक सलेक के बाद बताने लगी कि एक मुलजिम की बीवी और एक बहन। बीवी बेचारी तो दुखियारी सी थी, लेकिन बहन बड़ी चालाक होशियार सी लग रही थी। मुझे पुलिस वाले ने कहा, मैडम आप ज़रा बाहर आकर इनकी बात सुन लें, मेहरबानी होगी। मैं कमरा अदालत से बाहर गई। बहन बताने लगी कि उसका भाई बहुत बिगड़ा हुआ है, चोरी चकारी करता रहता है। हमने बहुत समझाया, अब वो बहुत शर्मिंदा है। हम गरीब लोग हैं वगैरह भी चोरी की थी। मुलाजिम ने मज़ीद बताया कि उसे अच्छी खासी फेंटी भी लगाई गई है, लेकिन बहन बहुत बड़ी चालाक होशियार सी लग रही थी। मुझे पुलिस वाले ने कहा, मैडम आप ज़रा बाहर आकर इनकी बातें सुन लें, मेहरबानी होगी। मैंने बताने लगी कि उसका भाई बहुत बिगड़ा हुआ है। मुझे बच्चों पर बहुत तरस तो आया, लेकिन केस गवर्नमेंट इदारे का था, मैं कैसे केस वापस ले सकती थी। सो मैंने इनकार कर दिया। फिर उसकी बहन ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने वो भी देने से इनकार कर दिया। फिर कहती, अच्छा आप ऐसा करें मेरा नंबर ले लें। मैंने कहा चलो ठीक
ٹھیک ہے بولو نمبر۔ موبائل میرے ہاتھ میں ہی تھا، اس نے نمبر بولنے کے بجائے کہا لائے میں لکھ دیتی ہوں۔ میں نے سوچا پنجابی میں نمبر بولنے سے جھجک رہی ہوگی، اس لیے موبائل اسے پکڑا دیا۔ اس نے اسکرین پر جو لکھا وہ یہ تھا کہ اور بڑی چالاکی سے اس پہ کال کر کے فوراً کاٹ دی۔ میری نظریں اس کی انگلیوں پر ہی تھی، بھلے اسکرین کا رخ اس کی طرف تھا۔ میں نے فوراً اس سے موبائل پکڑا اور غصے سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہتی میڈم صاحبہ غلطی سے ہو گیا۔ مجھے اس وقت جو اس سے پہ تب چڑھی نہ ہی پوچھے۔ میں نے کہا تم بھی اپنے بھائی کی طرح فراڈ ہی ہو، فوراً سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ، نہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ اس لاکھوں کے پیچھے جاؤ گی۔ اور اگر تم لوگوں نے فون پر مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو یہ تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے رنگ اب باقاعدہ طور پر اڑ چکے تھے کیونکہ اس کی گیم الٹی پڑ چکی تھی۔ خیر وہ شرمندہ سی معذرت کرتی ہوئی اپنی بھابھی سمیت وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ میں نے اندر جا کر بھائی کو سب بتایا۔ بھائی نے کہا چلو چھوڑو اس چکر سے، جتنی جلدی ممکن ہو جان چھڑاؤ۔ اس دن جج صاحب نہ آئے تو ہمیں اگلی تاریخ دے دی گئی۔ بس اس طرح کوئی 6-7 ماہ گزر گئے۔ میری عدالت کے 3 سے 4 چکر لگے تو یہ تم لوگ لگے، کبھی اس کا وکیل نہ آتا تو کبھی میرا وکیل نہ آتا، کبھی جج نہ آتا۔ عجیب خوف سی ہوتی مجھے کہ میں کہاں پھنس گئی۔ پھر چند ماہ ٹھنڈ رہا۔ اس کے بعد ایک دن پولیس والے کا فون آیا، کہتا میڈم جی جج صاحب تبدیل ہو گئے، اگر آپ چاہیں تو آپ کا کیس کلوز کر دوں۔ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، گاؤں والے بھی سارا معاملہ بھول چکے ہیں، میں اور ملازمین مفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتا آپ ٹینشن نہ لیں، اس سلسلے میں میں آپ کو اب کوئی کال نہیں کروں گا کہیں، اور نہ کہیں بلایا جائے گا۔ اللہ بھلا کرے اس پولیس والے کا۔ اس واقعے کو 4 سال ہو گئے مجھے، اس کے بعد کسی نے اس سلسلے میں تنگ نہیں کیا، اور 2 سال سے تو میرا اسکول سے تبادلہ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے زندگی میں ہارے ہوئے لوگ ہی بہروپیے بن کے دوسری کی زندگیوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ چور اور ڈاکو بننے کو اپنے لیے آخری آپشن سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا، اس لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان ناجائز ذرائع کو چھوڑ کر چھوٹی سی ریڑھی بھی لگا لینا تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا ہے، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ پاک کے پاس ہے، تو اللہ اس کے حصے کا رزق ضرور دیتا ہے۔ بس بات ساری شعور کی ہے۔ کچھ کم علم لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا جائز یا ناجائز کا، وہ بس ہر طرح سے پیسہ سمیٹنا چاہتے ہیں، پیسہ ہی ان کا قبلہ ہوتا ہے۔ اللہ ایسے ہارے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن اس سارے واقعے سے ایسی ہدایت آئی کہ ہر وزٹر کی اچھی چھان بین کرتی ہوں اور کسی کی باتوں میں نہیں آتی، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتی ہوں اور ہر ایک کی باتوں میں نہیں آتے۔ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھک پھک کر پیتا ہے، بس میں بھی اب ایسی ہی ہو گئی ہوں۔ اللہ حافظ۔